का विषय है, वो विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में विश्व में सबसे पहले किसने लिखा, तो उसका नाम है गारसा द तासी। एक फ्रेंच विद्वान है, विदेशी उनकी जो भाषा है फ्रेंच भाषा में उन्होंने इसको लिखा। और लेकिन सही एवं क्रमबद्ध तरीके से इसको जिसने लिखा उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहले थोड़ी सी हम उनके बारे में या उनकी इस साहित्य इतिहास के बारे में संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में जो प्रमुख नाम आता है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आता है। उनकी एक कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास। यह ग्रंथ सबसे पहले व्यवस्थित एवं प्रमाणित इतिहास माना जाता है, जो मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। और अर्थात हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से जनवरी 1929 में ही निकल चुका था। आगे चल करके यह परिवर्धित एवं विस्तृत रूप में जुलाई 1929 ईस्वी को स्वतंत्र पुस्तकीय रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जाना जाने लगा, छपा। और इस ग्रंथ को शुक्ल जी द्वारा लिखने का उद्देश्य जो था तो कवियों के परिचयात्मक वृत्तांत की छानबीन करना मात्र नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था। और वैसे कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है उन्होंने प्रायः इसी परंपरा में जो जुड़े मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु विनोद से उन्होंने लिया। और यह अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास की विकासमान प्रक्रिया को समझने के लिए एक वस्तुवादी इतिहास दृष्टि का उन्होंने सूत्रपात किया। आगे चल करके जो हिंदी इतिहास के नाम से विकसित हुई। और इसी हिंदी साहित्य के इतिहास को जब विभाजित किया गया तो पहला आपका जो आता है, जैसे हम किसी के भी बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका शुरुआत देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा गया तो उसका प्रारंभ कहां से होता है? आदिकाल से। आदिकाल जो है तो इसकी जो समय सीमा है तो 1050 विक्रम संवत से ये 1375 विक्रम संवत तक इसकी समय सीमा निर्धारित की गई। अगर जो आपको इसको ईस्वी में प्राप्त करना है तो आप इसमें जो है तो 57 वर्ष जब माइनस कर देंगे तो आपको 993 ईस्वी मिल जाएगी। अर्थात जब हम विक्रम संवत में 57 वर्ष माइनस कर देते हैं, उसको घटा देते हैं, तो हमें ईस्वी सन प्राप्त हो जाता है। और अगर जो इसी में हम 57 वर्ष जोड़ दें तो हमें विक्रम संवत मिल जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल जो है तो लगभग 8वीं शताब्दी, इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर 8वीं
8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य, 14वीं शताब्दी के मध्य का जो समय होता है हमारा, वो क्या कहलाता है? आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इस युग को आदिकाल का जो नाम है किसने दिया? अब प्रश्न ये उठता है कि इस युग को आदिकाल नाम दिया किसने? तो इस युग को आदिकाल का नाम देने वाले जो हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। तो हजारी प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से ही, द्विवेदी जी ने ही इसे आदिकाल के नाम से संबोधित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल का नाम दिया। और इस काल की समय के आधार पर साहित्य लिखने वाले मिश्र बंधुओं ने इसका नाम प्रारंभिक काल किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर इसका नाम उन्होंने चारण काल कहा। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने इसे सिद्ध और सामंत काल कहा। तो तरह तरह के विद्वानों ने अपने अपने विचार इस नामकरण के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन तमाम विचारों को ध्यान में रखते हुए जो सबसे सही और व्यवस्थित लगता है कि हम जब किसी के बारे में भी पढ़ते हैं, जब शुरुआत जहां से होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रारंभ काल या आदि काल कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम व्यवस्थित और व्यवस्थित था, इस कारण से यह साहित्य में ज्यादा प्रचलित हुआ। जो कि ये नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो अब आगे हम देखते हैं, फिर देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र जी ने इसका नाम दिया। आप देखें राहुल सांस्कृत्यायन जी ने इसको कहा, विश्वनाथ जी ने कहा, तरह तरह के विद्वानों ने अपने अपने विचार रखते गए। लेकिन जो सबसे व्यवस्थित और सबसे प्रचलित इसका नाम है, वो नाम क्या है? आदिकाल। फिर इस समय का जो साहित्य है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? साहित्य का इतिहास, ये तो उसका नाम हो गया। तो इस समय का जो साहित्य है तो मुख्यतः 4 रूपों में मिलता है। पहला जो रूप हमारा है तो क्या मिलता है? 4 रूपों में। इसको यहां पर से मिटा करके चार रूपों में, ठीक। तो पहला जो हमारा रूप मिलता है साहित्य का रूप, तो क्या होता है? सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य के नाम से ये जाना जाता है। दूसरा जो है वो है जैन साहित्य, और तीसरा जो है वो है चारणी साहित्य, और चौथा जो है प्रकीर्ण साहित्य। तो इन 4 रूपों में इस काल का जो साहित्य है वो हमें मिलता है। अब हम शुरुआत सबसे पहले इसी की देखते हैं, सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह साहित्य उस समय लिखा गया जब हिंदी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी की ओर विकसित हो रही थी और बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा के अनुयायी उस समय सिद्ध कहलाते थे, और इनकी जो सिद्धों की जो संख्या है वो 84 मानी गई थी। सरहपा
यानी सरोजपाद अथवा सरोजभद्र प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। और इसके अतिरिक्त सवरपा, लुईपा इत्यादि सिद्ध हुए हैं और जो कि प्रमुख हैं। और कवि ये कवि अपनी वाणी का प्रचार जनभाषा में करते थे। इनकी सहजिया प्रवृत्ति जो है तो मानव की स्वाभाविक वृत्ति को केंद्र में रख करके निर्धारित हुई थी। इस प्रवृत्ति ने एक प्रकार की स्वच्छंदता को जन्म दिया, जिसकी प्रतिक्रिया में आगे चल करके नाथ संप्रदाय शुरू हुआ। जो नाथों की संख्या बताई गई है वो 9 है। और नाथ जो थे तो नाथ साधु हठ योग पर विशेष जोर देते थे, बल देते थे। वे योग मार्गी थे, वे निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले थे। तथाकथित नीची जातियों के लोगों में से कई पहुंचे हुए सिद्ध एवं नाथ साहित्य में हुए हैं। नाथ संप्रदाय में प्रमुख जो नाम आता है गोरखनाथ सबसे अग्रणी है। इसमें आपकी कई रचनाएं मिलती हैं। और इनके अतिरिक्त जो हैं चौरंगी नाथ आते हैं, गोपीचंद आते हैं, भरथरी आदि नाथ पंथ के प्रमुख कवि हैं। और इस समय की रचनाएं जो हैं तो साधारणतः दोहे में लिखी जाती थी, दोहे में अथवा पदों में प्राप्त होती हैं। और कहीं कहीं पर चौपाइयों का भी प्रयोग या उल्लेख किया गया है, ये मिलता है। और संत साहित्य पर सिद्धों विशेषकर नाथों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके बाद जो हमारा साहित्य के जो रूप है तो ये प्रथम रूप था सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य। अब जो हमारा अगला रूप साहित्य का रूप है वो है जैन साहित्य। दूसरा नंबर क्या है? जैन साहित्य। तो जैन साहित्य जो है तो अपभ्रंश की जैन साहित्य परंपरा हिंदी में विकसित हुई है। जैन कवियों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो साहित्य लिखा वह जैन साहित्य कहलाता है। इसमें बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के उपरांत लघु खंड काव्य तथा मुक्तक रचनाएं भी जैन साहित्य के अंतर्गत मिलती हैं या आती हैं। इसमें स्वयंभू का पौमचरिम वास्तव में राम कथा ही है। स्वयंभू, पुष्पदत्त, धनपाल आदि उस समय के बड़े कवि हुए। गुजरात के प्रसिद्ध जैनाचार्य जो हैं जिनका नाम हेमचंद्र, तो ये भी लगभग इसी समय के हैं। और जैनों का संबंध राजस्थान तथा गुजरात से विशेष रूप से रहा है, इसलिए अनेक जैन कवियों की भाषा प्राचीन राजस्थानी है, जिससे अर्वाचीन, राजस्थानी एवं गुजराती का विकास हुआ। सूरियों के लिखे राम ग्रंथ भी इसी भाषा में उपलब्ध हैं या इसी भाषा में मिलते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा साहित्य का रूप था या साहित्य के प्रकार में, तो तीसरा क्या था हमारा? रासो साहित्य। क्या था? रासो साहित्य। आप पढ़े होंगे, देखे होंगे या सुनने में भी ऐसा आपको मिला होगा कि इस काल में अधिकतर रासो नामक कृतियां लिखी गई, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमाल रासो इत्यादि। तो
ये सब साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इस काल में रासो साहित्य की जो है तो मुख्यतः 3 प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। पहली जो है तो वीर गाथात्मक प्रवृत्ति आपको पृथ्वीराज रासो और हम्मीर रासो में देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, परमाल रासो में भी मिलेगी। दूसरी जो प्रवृत्ति है वो है धार्मिकता की प्रवृत्ति, और ये जो धार्मिकता की प्रवृत्ति है तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास नामक बुक में आपको किताब में मिलेगी। फिर तीसरी जो इसकी प्रवृत्ति है तो ये क्या है, सिंगारिता की। तो सिंगारिता संदेश रासक में आप देखते हैं तो इसमें सिंगारिता की प्रवृत्ति हमें कूट कूट करके भरी हुई है और वो पढ़ने को मिलती है। इसके बाद जो है हमारा साहित्य तो किस उसमें बटा है, चौथा चारणी साहित्य। चारणी साहित्य तो इसके अंतर्गत चारण के अलावा ब्रह्म भट्ट और अन्य बंदी जन कवि भी आते हैं। सौराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में चारणों का तथा ब्रज प्रदेश में दिल्ली तथा पूर्वी राजस्थान में भट्टों का प्राधान्य रहा है, अधिक था, और चारणों की भाषा साधारणतः राजस्थानी रही है। और भट्टों की जो भाषा है वो ब्रज। इन भाषाओं को जो इस समय के साहित्य में जो रूप मिला, जो नाम मिला, वो डिंगल और पिंगल मिले। ठीक है, तो ये कवि प्रायः राजाओं के दरबार में रह करके उनका गुणगान करते थे, यशोगान करते थे और अपने आश्रयदाता राजा की इस तरह से वो प्रशंसा करते थे। तो सिंगार और वीर इनके प्रमुख रस हुआ करते थे इन कवियों के। और इस समय की प्रख्यात रचनाओं में नाम आता है चंदवर दाई का, जिनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। फिर आप देखते हैं इनका विसल देव रासो, और खुमाल रासो है, परमाल रासो है, ये आपको पूर्व में बताए। और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है तो पृथ्वीराज रासो ही है, और जिसके रचयिता या लेखक या कवि चंदवरदाई जी हैं। और इन सब ग्रंथों के बारे में आज यह सिद्ध हुआ है कि उनके कई अंश छेपक है। और इसके बाद जो हमारा इसी आदिकाल में साहित्य आता है वो प्रकीर्ण साहित्य होता है। क्या है, कौन सा साहित्य? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण साहित्य तो इस साहित्य के अंतर्गत खड़ी बोली के आदि कवि जैसे अमीर खुसरो इसी समय हुए। खुसरो की पहेलियां, उनकी मुकरियां प्रख्यात है। और मैथिल कोकिल विद्यापति भी इसी समय के अंतर्गत हुए। विद्यापति के मधुर पदों के कारण इन्हें अभिनय जयदेव भी कहा जाता है। मैथिली और अवहट्ट में भी इनकी रचनाएं मिलती हैं। इनकी पदावली का मुख्य रस श्रृंगार माना गया है। अब्दुल रहमान कृत संदेश त्रासक भी इसी समय की एक सुंदर रचना है। और इस छोटे से प्रेम संदेश काव्य की भाषा अपभ्रंश से अत्यधिक प्रभावित होने से कुछ विद्वान इसको हिंदी की रचना न मानकर
अपभ्रंश की रचना भी मानते हैं। आश्रय दाताओं की अतिरंजित प्रशंसाएं, युद्धों का सुंदर वर्णन, श्रृंगार मिश्रित वीर रस का आलेखन वगैरह इस साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। इस्लाम का भारत में प्रवेश हो चुका था। देसी रजवाड़े परस्पर कलह में व्यस्त थे। सब एक साथ मिलकर मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि अलग अलग सबको हरा करके मुसलमान यहीं स्थिर हो गए और दिल्ली की गद्दी उन्होंने प्राप्त कर ली और क्रमशः उसके राज्य का मतलब उन लोगों के राज्य का विस्तार बढ़ने लगा। तात्कालीन कविता पर इस स्थिति का प्रभाव देखने को मिलता है। हिंदी का जो सर्वप्रथम कवि है, तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है, इस पर अभी एक मत विद्वान एक मत नहीं है। विभिन्न इतिहासकारों ने विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और उनके अनुसार हिंदी का पहला कवि जैसे राम कुमार वर्मा जी जो हैं, तो ये स्वयंभू को मानते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन जी सरहपा को मानते हैं। हिंदी का प्रथम कवि तो सब राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन है, स्वयंभू है। इसके बाद राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार सरहपा ये हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और एक बार इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा पुनः से प्रमुख बिंदुओं पर गौर कर लें कि हिंदी साहित्य के इतिहास विश्व में जो है तो सर्वप्रथम किसने लिखा, तो उसका नाम आता है गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी ने सबसे पहले विश्व में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन सही एवं क्रमबद्ध तरीके से, जिसे हम प्रमाणित तौर पर भी कह सकते हैं, उसमें नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो प्रथम स्थान रखता है। और यह ग्रंथ आपने जाना कि सबसे पहले क्या है, व्यवस्थित और प्रमाणित है, जो मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था। कहाँ हुआ, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये लिखा गया। और उसके बाद हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये कब निकला, 19 जनवरी 1929 में निकल चुका था। आगे चल करके यह परिवर्धित एवं विस्तृत रूप में जुलाई 1929 में निकला। स्वतंत्र रूप से पुस्तकीय रूप में हिंदी साहित्य पुस्तकीय रूप में मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से 19 जुलाई 1929 में छपा। और इस ग्रंथ को शुक्ल जी द्वारा लिखने का उद्देश्य कवियों के परीक्षात्मक वृत्तांत की छानबीन करना मात्र नहीं था,
हिंदी साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा उन्हें खड़ा करना था। वैसे कवियों के बारे में तो उन्होंने मिस्र बंधु विनोद से ही अ, अ, लिखे हैं, उसी उसी से लिखे हैं। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास की विकासमान प्रक्रिया को समझने के लिए एक वस्तुवादी इतिहास दृष्टि का सूत्रपात किया और आगे चल करके वही हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से विकसित हुआ। तो इसमें जब हम काल विभाजन में जाते हैं तो प्रथम क्या पाते हैं, आदिकाल। और आदिकाल का जो समय है वो क्या है, 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर जो हम विक्रम संवत में आपको जैसा कि बताए कि अगर जो 57 वर्ष हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं उसमें, तो हमें ईसवी सन प्राप्त हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं कि 8वीं शताब्दी इसका जो समय है, तो अगर जो साधारण तौर पर कहें तो 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के जो बीच का समय है, मध्य का समय है, वो है आदिकाल के नाम से जाना जाता है। और आदिकाल का नाम किसने दिया सर्वप्रथम, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है तो इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे, वहाँ पर प्राध्यापक थे। और भारतीय राजनैतिक दृष्टि से इस समय जो आदिकाल का समय निर्धारित किया गया है, तो भारत में सम्राट थे हर्षवर्धन जी। तो हर्षवर्धन के शासन का अंत जब हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय माना जाता है। और आरंभ में इस चरण में अपभ्रंश एवं हिंदी भाषा का सम्मिलित प्रयोग किया जाता था। और इस अपभ्रंश मिश्रित हिंदी को विविध विद्वानों के द्वारा निम्नलिखित नाम मिले, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि लोगों ने जैसे रामचंद्र वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसे पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको परिष्कृत हिंदी कहा। विद्यापति ने इसे डॉक्टर नगेन ने विकसित अपभ्रंश इसे कहा। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने अवहट्ट इत्यादि इसको नाम दिए गए इन विद्वानों के द्वारा। फिर इसके बाद इसी का स्वयं का नामकरण, यानी इस काल का जो नामकरण है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आप जाने की आदिकाल वही दिए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल या चारण काल कहते हैं, मिस्र बंधु इसे आरंभिक काल कहते हैं, डॉक्टर गणपत चंद जिन्हें इसे प्रारंभिक काल कहा। इसके बाद डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने इसे जय काव्य काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने वीरगाथा काल कहा। बाबू श्याम सुंदर दास वीर काल या अपभ्रंश काल के नाम से संबोधित किया। आदिकाल की मतलब इस काल की जो साहित्य की शैलियां हैं, वो मुख्यतः दो प्रकार, आदिकाल साहित्य में मुख्यतः दो प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया। किसका किसका,
डिंगल शैली का और पिंगल शैली का। डिंगल शैली क्या है? डिंगल शैली क्या है कि अपभ्रंश मिश्रित जो राजस्थानी भाषा है, तो उसी भाषा को डिंगल शैली के नाम से पुकारा गया है। जो अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा है उसको क्या कहते थे? डिंगल शैली के नाम से पुकारा गया। और इस शैली की रचनाओं में कठोर कर्कश पदावली का प्रयोग देखने को मिलता है। दूसरी क्या है? पिंगल। तो पिंगल क्या है? अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा को पिंगल शैली के नाम से पुकारा जाता है। और इस शैली की रचनाओं में कोमल कांत पदावलियों का प्रयोग मिलता है। आज का साहित्य की जो इस साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं वो ये हैं कि आपको मुख्यतः इसके 3 रूप मिलेंगे। एक वीरगाथात्मक रूप, दूसरा है धार्मिकता, और तीसरा आपको बताया गया सिंगारिता का। फिर और इस काल में जो रचनाएं हैं तो वो किस में मिली आपको? ज़्यादा मात्रा में रासो नामक कृतियां आपको ज़्यादा मात्रा में देखने को मिली। रासो साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या हैं? तो पहली विशेषता यह कह सकते हैं कि यह साहित्य चारण या भाट कवियों के द्वारा अपने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा में वर्णित किया गया है या लिखा गया है। दूसरा जो है तो इस साहित्य की रचनाओं में तात्कालीन समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। और तीसरी विशेषता यह कह सकते हैं कि इस साहित्य की रचनाओं में युद्ध एवं प्रेम प्रसंगों का वर्णन अधिकाधिक मिलता है या किया गया है। चौथी विशेषता यह कह सकते हैं कि इस साहित्य की रचनाओं में वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। और पांचवी विशेषता हम यह कह सकते हैं कि इन साहित्य की रचनाओं में डिंगल पिंगल दोनों प्रकार की शैलियों का वर्णन किया गया है। छठवीं विशेषता हम यह कह सकते हैं कि इस साहित्य की रचनाओं में वीरगाथात्मक प्रवृत्ति का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है। और इस साहित्य की अगली विशेषता हम यह कह सकते हैं कि इस साहित्य की रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का समावेश भी लिया गया है। इत्यादि इसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। और ये आदिकाल के बारे में था। और अगले दिन हम हमारी जो चर्चा का विषय होगा वो क्या होगा? भक्ति काल। तो विद्यार्थियों, जाहिर सी बात है कि अब ये जो है 1050 से 1375 तक चला, इतने लगभग जो है 300 वर्षों का, 250 से 300 वर्षों का इसका समय है, इसकी समय सीमा है। इस दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई होगी। कुछ चीज़ें अभी हो सकता है कि अभी हमारे दिमाग में ना आ रही हो, जिस कारण से हम उनको नहीं बताए हैं। आपने अगर जो पूर्व में उसको कहीं सुना है तो उसको भी आप अपने कॉपी में, नोट्स में लिखे रहें, ठीक है? उसको भी आप अपने दिमाग में बैठाए रहें। और जो भी आपको समस्या होगी तो आप मिलने पर उसे पूछ सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही।
अगले दिन अगले टॉपिक पर